यो, क्या हाल है दोस्तों। बीर बाइसेप्स वापस आ गया है आपके लिए एक और मजेदार कहानी लेकर। आज हम आपको एक ऐसे समय में ले चलेंगे जब दुनिया बदल रही थी। आज हम जा रहे हैं अतीत में, 1700 के अंत में। यह वह समय था जब फ्रांस में क्रांति की लहर दौदट डाह रही थी। जरा सोचो फ्रांस के बारे में। एक ऐसा देश जो एक बहुत बड़े धमाके के कगार पर था। लोग भूख से मर रहे थे और अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी हो चुकी थी। लोग गरीबी से थक चुके थे, असमानता से तंग आ चुके थे और बदलाव के लिए तैयार थे। वे एक बेहतर जीवन की तलाश में थे और उन्हें लगा कि अब समय आ गया है। तो दोस्तों, ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं था, यह एक वैश्विक घटना बन गई थी। इसने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इसने दिखा दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। इसने सबको दिखा दिया कि सबसे ताकतवर राजा और रानी भी अजेय नहीं होते। यह एक ऐसा समय था जब लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना। इसने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपनी सरकार में अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब लोगों ने अपने भविष्य को अपने हाथों में लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। इसने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचारों को मजबूत किया। आज की कई लोकतांत्रिक आंदोलनों की जड़ें इसी क्रांति में पाई जा सकती है। यह एक ऐसा समय था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। फ्रांस में आज भी कई स्मारक और यादगारें हैं जो इस क्रांति की याद दिलाते हैं। यह एक ऐसा समय था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोग आज भी इन स्थलों पर जाते हैं, उस समय की कहानियों को सुनते हैं और उस क्रांति की भावना को महसूस करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने साहित्य, कला और संस्कृति में भी अपनी छाप छोड़ दी है। यह एक ऐसा समय था जिसने हर क्षेत्र को प्रभावित किया। इस क्रांति ने कई महान लेखकों और कलाकारों को प्रेरित किया। यह एक ऐसा समय था जिसने रचनात्मकता को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, यह थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। एक ऐसा समय जिसने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इस क्रांति की वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ भूख और गरीबी थी या कुछ और भी? जरा सोचो, राजा लुई 16वां और उनकी रानी मैरी एंटोइनेट अपने आलीशान पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके महल में सोने चांदी की सजावट, बेशकीमती फर्नीचर और अनगिनत नौकर चाकर थे। वे लोग अपनी शानदार पार्टियों, फिजूल खर्ची और पैसे उड़ाने में लगे हुए थे। हर रात महल में भव्य दावतें होती थीं, जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। महंगे कपड़े, गहने और शाही ठाट बाट उनकी पहचान बन चुके थे। किंग लुई से 17 उसी समय फ्रांस के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे थे। सड़कों पर भूख और गरीबी का आलम था। लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि राजा और रानी अपनी विलासिता में मस्त थे। टैक्स बहुत ज्यादा थे और अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत बिराच गया था। किसानों और मजदूरों पर भारी कर लगाए जा रहे थे, जिससे उनकी हालत और भी खराब हो रही थी। दूसरी ओर अमीर वर्ग अपने ऐशो आराम में मग्न था। मरी अंतोनेट आम लोग कह रहे थे, एक मिनट रुको, हम क्यों परेशान हो रहे हैं जब ये लोग मौज कर रहे हैं। जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। लोग सोचने लगे थे कि ये असमानता कब तक चलेगी। आखिरकार इस असंतोष ने क्रांति का रूप ले लिया। लोग सड़कों पर उतर आए और एक नए युग की शुरुआत हुई। और तो और फ्रांस का सरकारी सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ था। पादरी और रईसों को खास अधिकार प्राप्त थे और उन्हें लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा बोझ किसानों और उभरते हुए मध्यम वर्ग के कंधों पर था। जरा सोचो कि आप जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि ऊपर बैठे लोग आपके मेहनत के पैसों का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल भी सही नहीं है। राजशाही और पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्सा एक मजबूत कॉफी की तरह उबल रहा था। जैसे जैसे असंतोष बढ़ता गया, प्रभावशाली विचारक और लेखक उभरने लगे, जिन्होंने मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू लोगों की आवाज बन गए, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और लोकप्रिय संप्रभुता के विचारों को फैलाया। इन प्रबुद्धतावादी दार्शनिकों ने फ्रांस के लोगों के मन में क्रांति के बीज बोए। उनके लेखन ने बदलाव की चाहत को जगाया और राजशाही के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को हवा दी।
एक नाटकीय प्रदर्शन का मंच तैयार हो चुका था। भाग 5 बेस्टिल डे विद्रोह की आग भड़क उठी। ये वह दिन था जब आम जनता ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और एक नए युग की शुरुआत की। 14 जुलाई 1779। यह तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। ये तारीख याद रखना दोस्तों, यह वह दिन है जब फ्रांस के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। यही वो दिन था जब फ्रांस के लोगों ने कहा, बस अब बहुत हो गया। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बेस्टिल पर धावा बोल दिया, जो शाही अधिकार का प्रतीक था, और उसे अपने कब्जे में ले लिया। यह किला, जो कभी डर और दमन का प्रतीक था, अब स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक बन गया। यह घटना, जिसे बेस्टिल के तूफान के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने न केवल फ्रांस में बल्कि पूरी दुनिया में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत को चिह्नित किया और दुनिया भर में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। यह एक शक्तिशाली संदेश था। लोग अब अपनी आजादी के लिए लड़ने से नहीं डरते थे। उन्होंने दिखा दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी शक्ति को चुनौती दे सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। भाग 6 आतंक का शासन, क्रांति का एक खूनी अध्याय। अब क्रांति पूरी तरह से अच्छी नहीं थी। बाद के वर्षों में चीजें बहुत ज्यादा तीव्र हो गईं। आतंक का शासन, जिसका नेतृत्व मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे ने किया था, ने उन हजारों लोगों को मार डाला जिन्हें क्रांति का दुश्मन माना जाता था। रोबेस्पियरे का मानना था कि इस अशांत समय के दौरान व्यवस्था और सदाचार बनाए रखने के लिए आतंक जरूरी है। हालांकि उनके तरीके क्रूर थे, लेकिन वे उन जटिलताओं और विरोधाभासों को उजागर करते हैं जो अक्सर क्रांतियों के दौरान उत्पन्न होते हैं। भाग 7 नेपोलियन का उदय, जनरल से सम्राट तक। आतंक के शासन की राख से एक नया नेता उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, नेपोलियन ने तख्तापलट में सत्ता हथिया ली और खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन के शासन ने फ्रांसीसी इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। उसने वर्षों की अराजकता के बाद स्थिरता लाई और अपनी सैन्य प्रतिभा से युद्ध में क्रांति ला दी। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा ने अंततः उनके पतन का कारण बना, जिससे फ्रांस का क्रांतिकारी युग समाप्त हो गया। भाग 8 क्रांति की विरासत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। हो सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो गया हो, लेकिन इसका प्रभाव आज भी गूंज रहा है। इसने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को जन्म दिया। ऐसे सिद्धांत जिन्होंने दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए अनगिनत आंदोलनों को प्रेरित किया। क्रांति ने फ्रांस में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक सुधारों को भी जन्म दिया, जिसमें सामंतवाद का उन्मूलन और मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा को अपनाना शामिल है। भाग 9 निष्कर्ष, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्थायी प्रभाव। फ्रेंच रेवोल्यूशन मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने दिखाया कि शक्ति अंततः लोगों के हाथों में होती है और जनता की इच्छा के आगे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी ढह सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी क्रांति या बदलाव के आंदोलन के बारे में सुने, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद करें। यह हमें याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा संभव है और आजादी और समानता की लड़ाई एक कालातीत संघर्ष है। भाग 10 मजेदार तथ्य, क्रांति के बारे में रोचक बातें। अब कुछ मजेदार तथ्यों के लिए, क्या आप जानते हैं कि मैरी एंटोइनेट ने शायद कभी यह नहीं कहा था, उन्हें केक खाने दो? यह एक मिथक है। साथ ही गिलोटिन, जो क्रांति का प्रतीक था, वास्तव में फांसी को और अधिक मानवीय बनाने के लिए बनाया गया था। हाँ, आपने सही पढ़ा। और यह भी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमारे चीजों को मापने के तरीके को भी बदल दिया। उन्होंने मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसका उपयोग आज दुनिया के अधिकांश लोग करते हैं। अजीब है ना? भाग 11 कार्यवाही के लिए आह्वान। इतिहास का अन्वेषण करें, अतीत से जुड़ें। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक अनुस्मारक है कि इतिहास केवल तिथियों और नामों के बारे में नहीं है। यह वास्तविक लोगों, उनके संघर्षों और उनकी जीत के बारे में है। तो बाहर जाइए, इसके बारे में और पढ़िए और उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होइए जिन्होंने एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने की हिम्मत की।
अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीस आउट।